नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 12 हिंदी में हम पढ़ेंगे टॉलस्टॉय फॉर्म का आखिरी पेज नंबर 38 तक हम पढ़ चुके थे। मतलब 38 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 39 में 39 पेज। ये फर्स्ट पैराग्राफ इसका हम पढ़ चुके थे। बनाना सीख गए और हम अपने मित्र वर्ग में उनको बेचने लग गए। मतलब जो चप्पल बनाने का काम इन्होंने शुरू किया था वो उन्होंने क्या किया, अब हम बनाने लग गए और कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरे कई चेले इस कला में मुझसे बहुत आगे निकल गए। क्या कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे कई चेले मुझसे आगे निकल चुके थे इस चप्पल बनाने की कला में। बालक बालिकाओं और युवकों के लिए पाठशाला तो अवश्य होनी चाहिए ना। अब एक और बात क्या आई इन लोगों के सामने, खाने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई। अब बच्चों की शिक्षा की बात आई कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनके लिए पाठशाला मतलब स्कूल की व्यवस्था कैसे की जाए। यह काम सबसे कठिन मालूम हुआ। ये काम आसान नहीं था, बहुत कठिन लग रहा था और अब तक पूर्णता को नहीं पहुंचा था। मतलब अभी तक ये काम बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो शुरू भी नहीं हुआ था। शिक्षा का भार खासकर मिस्टर कैलन बेक और मुझ पर था। मतलब एजुकेशन का जो भार था, मतलब जो उसको स्टार्ट करना था, वो सब का मेन काम किस पे दिया गया था, किसके कंधों पे था इनका भार? मिस्टर कैलन बेक और गांधी जी के कंधों पर था। पाठशाला का समय दोपहर बाद ही रखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि क्या होता था, वो लोग काम काज भी करते थे, काम मजदूरी करके ही वो पढ़ाई भी करते थे। तो इसलिए दोपहर के बाद का समय रखने का निश्चित किया गया। मजदूरी करते करते हम दोनों खूब थक जाते। कैलन बेक और महात्मा गांधी क्या होते, थक जाते। विद्यार्थी भी ज़रूर थक जाते। जब बड़े लोग थक जाते हैं तो छोटे बच्चे भी निश्चित ही थक जाते हैं। अर्थात बड़ी देर तक मारे नींद के वे भी झोंके खाते। मतलब नींद में वो ऐसे ऐसे उनको औंघाई आती थी और हम भी आँखों पर पानी लगाते। इनको भी थकान के कारण नींद आती तो ये क्या करते थे, अपनी आँखों में पानी लगा लेते। बच्चों के साथ हंसी खेल करते और उनका तथा अपना भी आलस्य भगाते। एक जगह बैठे रहने से ही हमें ज़्यादा नींद आती है। अगर हम उस समय में कुछ खेलेंगे, कुछ हंसी खेल करेंगे तो क्या होगा, हमारा आलस दूर जाएगा। पर कई बार यह सब प्रयत्न निष्फल होता। मतलब जब थकान ज़्यादा होती तो क्या होते, ये छोटे छोटे प्रयोग भी हमारे काम ना आते। शरीर को आराम देना ही पड़ता। तब क्या करना पड़ता था, सब कुछ बंद करके हमें थोड़ी देर आराम करना ही पड़ता। किंतु यह तो पहला और सबसे छोटा विघ्न हुआ। मतलब एक सबसे छोटा सा एक ये विघ्न मतलब रुकावट। क्योंकि ऊँघते रहने पर भी वर्ग को तो शुरू ही रखते। क्या करते, चाहे जितना आलस लगता लेकिन क्या करते, हम अपने क्लास को जारी रखते। किंतु सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि तमिल, तेलुगु और गुजराती इन 3 भाषाओं के बोलने वालों को एक साथ क्या और किस तरह पढ़ाया जाए। समझ में आया, 3 तरह की भाषा वाले लोगों को हम क्या पढ़ाएं और किस तरह पढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। मातृभाषा के द्वारा शिक्षा देने का लोभ तो हमें अवश्य ही रहता। मतलब मेन क्या होता है, मातृभाषा मदर टंग उनकी बहुत ज़रूरी होती है, उसको हमें देना है ऐसा हमारे मन में ज़रूर रहता। तमिल तो मैं जानता भी था परंतु तेलुगु तो कसम खाने को भी नहीं। मतलब क्या है, तमिल तो थोड़ी बहुत मुझे आती थी लेकिन तेलुगु बिल्कुल भी नहीं आती थी। इस हाल में अकेला शिक्षक क्या क्या कर सकता था, एक ही टीचर इस हाल में क्या क्या करता। युवक में से कुछ से शिक्षा का काम लेना शुरू किया। जो वहाँ पे युवक थे, मतलब जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, उनसे क्या हुआ, शिक्षा का काम लेना शुरू किया गया। मतलब कि उनको अगर पता है, वो लोग जानते हैं तो क्या किया गया, उन्हें भी इस काम में लगा दिया गया। ये हम जा रहे हैं अपने पाठ में। ठीक है, फिर क्या हुआ, पर वह सफल नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, वो काम नहीं आया। भाई प्राग जी का उपयोग अवश्य ही होता था। भाई प्राग जी को भी वो उस काम में लगा के रखते थे। युवकों में कई नटखट थे
युवकों मीन्स जो बड़े बच्चे थे उनमें से क्या थे, कोई तो बहुत शैतान थे और कुछ आलसी, कुछ बहुत लेज़ी पर्सन थे। किताबों से उनकी कभी नहीं बनती ही नहीं थी। उनकी किताबों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, मतलब किताब और उनका कोई संबंध नहीं हो, ऐसे वो रिएक्ट करते थे, ऐसे वो दिखावा करते थे। भला ऐसे विद्यार्थी पाठों के पास क्यों कर जाएं, मतलब वो जानबूझ के खुद से तो पढ़ने जाएंगे नहीं। फिर मेरा काम भी अनियमित रहता था, मतलब गांधी जी का भी कोई काम फिक्स नहीं रहता था कि आज इतना ही काम करना है। जब अकेला आदमी काम करता है तो उसके पास काम अनगिनत होते हैं, तो कोई नियम नहीं रह जाता। आवश्यकता पड़ने पर मुझे जोहान्सबर्ग जाना ही पड़ता था। जब कोई काम होता था जोहान्सबर्ग भी जाना पड़ता। यही हाल मिस्टर कैलन-बेक का था। ऐसे ही कैलन-बेक भी कठिनाई परेशानी उठा रहे थे। दूसरी कठिनाई धार्मिक शिक्षा के विषय में पड़ती। अब उनको एजुकेशन के साथ साथ उनके धार्मिक, मतलब किस धर्म के वो हैं उसकी शिक्षा भी उनको देना एक ज़रूरी काम था। फ़ारसी लोगों को अवेस्ता पढ़ने की इच्छा होती। उनका जो पूजनीय किताब है वो अवेस्ता है, किसकी, फ़ारसी लोगों की, तो उनको उसे पढ़ने की इच्छा होती। जैसे मुस्लिम्स क्या पढ़ते हैं, कुरान, हिंदू क्या पढ़ते हैं, रामायण, गीता, तो ऐसे ही फ़ारसी लोग अवेस्ता पढ़ने की इच्छा रखते। एक खोजा बालक था, उसके पास अपने पंथ संबंधी एक छोटी सी किताब थी। मतलब एक खोजा बालक था, उसके पास उसके धर्म की किताब थी। उसे पढ़ने का भार उसके पिता ने मुझ पर डाल रखा था, उसे पढ़ाने का भार उसके पिता ने मुझ पर डाल रखा था। क्या कर रखा था कि उसको कैसे भी करके आप इसकी शिक्षा दे दीजिए। मुसलमान और फ़ारसियों के लिए तो मैंने कुछ किताबें एकत्र की थी। मुसलमान भाइयों और फ़ारसी भाइयों के लिए गांधी जी ने कुछ किताबें इकट्ठा करके रखी हुई थी। फिर क्या था, धर्म, हिंदू धर्म के तत्व भी जहाँ तक मैं उन्हें समझाता था मैंने लिख रखे थे। क्या है, हिंदू धर्म के बारे में भी गांधी जी ने कुछ लिख के रखा था, वो उन हिंदू भाइयों को समझाते रहते थे। यह याद नहीं कि मेरे बच्चों के लिए या फॉर्म में, मतलब उन्होंने क्या किया कि लिख के रखा हुआ था, लेकिन वो फॉर्म में लिख के रखा हुआ था या अपने बच्चों के लिए लिख के रखा था, ऐसा उनको याद नहीं। अगर वे इस समय मेरे पास होते तो मैं अपनी गति प्रगति जानने के लिए यहाँ लिख देता। अगर वो चीज़ अभी मेरे पास होती तो मैं क्या करता, उसमें और कुछ ऐड कर देता। पर यूँ तो मैंने अपने जीवन में ऐसी कितनी ही वस्तुएं फेंक दी हैं या जला डाली हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी हैं, वो पता नहीं मैंने जला दी हैं या कहीं फेंक दी हैं। ज्यों ज्यों मुझे इनके संग्रह करने की ज़रूरत कम मालूम होती गई और साथ ही साथ ज्यों ज्यों मेरा व्यवसाय बढ़ता गया त्यों त्यों उनका नाश ही करता गया। आप ही सोच के देखो बच्चों, आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ का कलेक्शन आप करके रखते हो, कुछ दिन बाद आपको लगता है अरे वो चीज़ बेकार है, अब उसको हमें फेंक देना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती। ऐसा ही हुआ गांधी जी के साथ। जब वो अपना काम करते गए तो उनके पास एक कलेक्शन हो गया, संग्रह मतलब कलेक्शन। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उनको लगा ये ढेर क्यों मैं रखूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, तो उन्होंने उसको फेंक दिया या जला दिया। लेकिन अब बाद में उन्हें क्या हुआ, लगा कि वो उससे मुझे कुछ काम की चीज़ें मिल सकती थी, पर इसके लिए मुझे किसी प्रकार का पश्चाताप भी नहीं होता। लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी फील भी नहीं किया कि अब कुछ भी नहीं कर सकते। यदि मैं ऐसा ना करता तो उनका संग्रह मेरे लिए एक भारी बोझा और खर्चीला चीज़ हो जाता। क्या करें, अगर मैं ऐसा ना करता तो क्या होता, उसको संग्रह को रखने के लिए, कलेक्ट करने के लिए मुझे काफ़ी स्पेंड करना पड़ता और वो एक बोझ की तरह मेरे पास बना रहता। उनको संग्रहित करने के साधन मुझे उत्पन्न करने पड़ते, मतलब उसको कलेक्ट करके रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ और नया खोजना पड़ता, कुछ नया अरेंज करना पड़ता। और यह तो मेरी अपग्रही आत्मा के लिए अहस्त हो जाता। मतलब क्या है, ये तो मेरी अपग्रही आत्मा के लिए असह्य हो जाता, मतलब ये मेरी आत्मा सहन ही ना कर पाती। पर यह शिक्षा प्रयोग व्यर्थ नहीं साबित हुआ। लेकिन जो हमने एजुकेशन की फील्ड में जो एक पहला कदम उठाया, ये बेकार नहीं गया। लड़कों में कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई दी। मतलब क्या हुआ, लड़कों में कभी हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि उन लोगों ने हमारी बातों का उल्लंघन किया। एक दूसरे के धर्म और रीति नीति का वे आदर करना सीख गए और सभ्यता भी सीख गए। मतलब हमारे साथ रह के उन्होंने क्या किया, रीति, धर्म, नीति और सभ्यता भी सीख गए।
उद्यमी बने, मतलब क्या हुआ, कामकाजी बन गए। आज भी उन बालकों में से जितनों को मैं जानता हूँ, उनके कार्यों को देखते हुए मुझे यही मालूम होता है कि टॉल्स्टॉय फार्म पर उन्होंने जो कुछ सीखा था वह व्यर्थ नहीं गया। क्या कह रहे हैं कि उनमें से आज तक मैं जिन लोगों को भी जानता हूँ, उनको देख के, उनका जीवन देख के मुझे लगता है कि उनको जो शिक्षा दी गई थी टॉल्स्टॉय फार्म में, वो बेकार नहीं गई। उनका जीवन अच्छे से चल रहा है। अधूरा सही, पर था यह विचारमय और प्रयोग और धार्मिक प्रयोग। मतलब क्या है, थोड़ा बहुत ही हम कर सके, लेकिन क्या हुआ, विचार में, मतलब सोच समझ के किया, और धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक बातों को लेकर ही हम चले थे उसमें। कहाँ, आश्रम में। टॉल्स्टॉय फार्म की अत्यंत मधुर स्मृतियों में से शिक्षा की स्मृति किसी प्रकार कम मधुर नहीं। मतलब इतने सारे अनुभव हमें मिले, उसमें एक शिक्षा का अनुभव भी हमें बहुत अच्छा फील हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया? एक बार एक मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ये सब हम पाठ में पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं आपको एक बार रीड करके समझा देती हूँ। वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेज प्रवासी भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। प्रवासी भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का युद्ध आरंभ कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह का युद्ध आरंभ कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखो। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? बहुत आसान, जो हमारे पाठ का नाम है वही है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय फार्म है। तीसरा क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय फार्म आश्रम की ज़मीन कितने एकड़ थी? बहुत आसान है, टॉल्स्टॉय फार्म आश्रम की ज़मीन 100 एकड़ की थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, आश्रम में कौन कौन से पेड़ थे? आश्रम में नारंगी, एप्रिकॉट, प्लम आदि फलों के पेड़ थे। पांचवा, गांधी जी ने आश्रम में क्या नियम बना रखा था? गांधी जी ने आश्रम में यह नियम बना रखा कि नौकरों के द्वारा किसी भी प्रकार का काम ना लिया जाए, चाहे वह मकान बांधने का काम हो या खेती का काम हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आश्रम में कौन कौन रहने के लिए आने वाले थे? देखो, कौन कौन से जगह के लोग आने वाले थे? गुजरात, मद्रास, आंध्र और उत्तर भारत के लोग आश्रम में रहने के लिए आने वाले थे। आश्रम में रहने वाले कितने धर्मों के थे? आश्रम में हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई धर्म के लोग रहते थे। इस तरह आश्रम में रहने वाले 4 धर्मों के थे। 8वां क्वेश्चन, मांसाहार के संबंध में गांधी जी का क्या विचार था? मांसाहार के संबंध में गांधी जी का विचार था कि बड़ा अच्छा हो जाए यदि मांसाहार को स्थान ना दिया जाए, मतलब मांसाहार को बंद कर दिया जाए। 9वां क्वेश्चन, प्रेम का सहायक कौन होता है? परमात्मा प्रेम का सहायक होता है। 10वां क्वेश्चन, मांसाहार की समस्या का गांधी जी ने कैसे हल किया? आश्रम वासियों से गांधी जी ने मांसाहार के संबंध में बात की। सबों ने निरामिष भोजन खाने की सहमति दे दी, मतलब शाकाहारी भोजन खाने के लिए राज़ी हो गए। इस तरह बातचीत के द्वारा गांधी जी ने मांसाहार की समस्या का हल किया। 11वां क्वेश्चन, प्राग जी देसाई कैसे आदमी थे? प्राग जी देसाई टॉल्स्टॉय आश्रम में रहने आए थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी धूप जाड़ा नहीं सहा था। जैसा मैंने आपको पाठ में बताया कि उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई कठिन काम नहीं किया था। 12वां क्वेश्चन, मकान बनाने के काम में कौन कौन लगे? आश्रम में रहने के लिए जो भी आए वे सभी मकान बनाने के काम में लगे। उनमें कैलनबेग बिहारी नाम का एक सत्याग्रही, प्रागजी देसाई, जोसेफ रायप्पन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला, जोसेफ रायप्पन का हाल कैसा था? जोसेफ रायप्पन अधिक कठिन परिश्रम कर नहीं सकते थे, मतलब ज़्यादा परिश्रम वो नहीं कर सकते थे, लेकिन टॉल्स्टॉय फार्म में वे मेहनत करने लगे। धीरे धीरे वो मेहनत करना
सीख गए। वे कमज़ोर थे मगर फॉर्म में आकर सशक्त हो गए, मतलब शक्तिशाली हो गए। सैर करने के लिए कौन सी व्यवस्था थी? सैर करने के लिए जो जोहान्सबर्ग जाने की इच्छा करते वे सप्ताह में 1 बार या 2 बार जाते थे। वे पैदल जाते थे और उसी दिन लौट जाते थे, मतलब एक सैर के तौर पर जोहान्सबर्ग जा सकते थे। 15वां क्वेश्चन, आश्रम में कूड़े कचरे और पाखाने की कैसी व्यवस्था की गई थी? आश्रम में कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती थी। जूठन और साग के कचरे से अच्छी खाद बन जाती थी। आश्रम के पाखानों को साफ करने का काम प्रत्येक कुटुंब को स्वयं करना पड़ता, मतलब एक एक परिवार जो जो यूज़ करते थे वो खुद ही अपना टॉयलेट क्लीन कर लेते थे। अब है 16वां क्वेश्चन, जूते की आवश्यकता दूर करने के लिए गांधी जी ने कौन सी योजना बनाई थी? कैलन-बेक ने पादरियों के एक मठ में जाकर चप्पल बनाना सीख लिया। उन्होंने गांधी जी को और उनके साथियों को भी सिखा दिया। इस तरह आश्रम में जूते की आवश्यकता दूर हो गई, मतलब जब हम खुद ही बनाएंगे तो क्या होगा, हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। 17वां क्वेश्चन, शिक्षा की जिम्मेदारी किसने उठाई? शिक्षा की जिम्मेदारी कैलन-बेक और गांधी जी दोनों ने उठाई। 18वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों का परिणाम कैसा था? शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों का परिणाम सफल साबित हुआ, मतलब सक्सेसफुल रहा। लड़कों में कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई दी, वे एक दूसरे के धर्म का आदर करना सीख गए। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर सारे मैंने पाठ आपको समझा दिया, उसी से रिलेटेड है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग साइज क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे, जो हमारा सविस्तार व्याख्या कीजिए, सविस्तार उत्तर दीजिए करके एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।